जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। ये क्लास एनसीईआरटी की है और इस एनसीईआरटी क्लास में हम लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सीटेट के लिए उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक चैप्टर डिस्कस किया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट की नज़र से, जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी नज़र से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सीटेट के एग्ज़ाम में। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है सीटेट के लिए और बाकी एग्ज़ाम्स के लिए। तो अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आती है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और ये हमारा नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, डेसिमल 004। इसको आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे और हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, या फिर ये डायरेक्ट QR को स्कैन करके जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सब PDF मिल जाएंगी। ठीक है। देखिए, कल जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो था चैप्टर नंबर 6 था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें था प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। तो उसमें क्या था, प्राकृतिक वनस्पति था, हमने वनों के बारे में पढ़ा, जो जीव जानवर हैं उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट में जानवरों से क्वेश्चन आता है, पेड़ पौधों से क्वेश्चन आता है, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन कोई मिस ना हो। देखिए, ये 8वां चैप्टर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हमने इसको लिया है। सारे सीरियल से नहीं करेंगे, बस जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनका डिस्कशन करेंगे, मतलब कि वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये 8वां चैप्टर है। देखिए, अब यहाँ पर शुरुआत में जैसे दिया होता है, कहानी दी होती, कल भी हम लोगों ने देखा था कि चैप्टर में शुरुआत में कहानी दी होती है, ठीक है, एनसीईआरटी के। तो वो कहानी है, नॉर्मल से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहानी पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात हो रही है, या फिर मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, ठीक है, जल्दी से, आप थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, इसमें क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम रेणुका है, बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद, सॉरी, लगभग उसके चाचा जो हैं श्रीकांत लगभग 4 महीने बाद आज घर में आए थे। वे वन्यजीव फोटोग्राफर थे, बहुत यात्रा करते थे। बहुत ही छोटी सी उम्र में रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसे परिचित कराया, दूरस्थ भूस्थल, वहाँ रहने वाले लोग, उनकी तस्वीर हमें आकर्षित करती है। मतलब कि ये दिखा रहे हैं कि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आगे देखिए, रेणुका ने इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकते हो। इनमें कुछ रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम, मतलब कि जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर बहुत तरह के चीज़ें हैं, मतलब जो रेगिस्तान है, बर्फीले प्रदेश है, गर्म नम वन है वहाँ। वे मुझसे कितने अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन भोजन, कपड़े, मकान जैसे जीवन की आधारभूत जो चीज़ें हैं वो हमारी ही तरह हैं। किसने कहा? उनके चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी तुम्हारी तरह खेलते होंगे, झगड़ते होंगे, फिर समझौता कर लेते होंगे, नाचते गाते होंगे, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते होंगे। वे प्रकृति के करीब रहते हैं, जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं, मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो विश्व में दिखते हों अलग, कपड़े अलग पहनते हैं, लेकिन खाना पीना या रहना लगभग सेम तरह से करते हैं। ठीक है, बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो एक जैसे खेल खेलते हैं, और लड़ते झगड़ते हैं, बाद में फिर एक हो जाते हैं। तो एक छोटी सी कहानी थी यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। मतलब कि ये 8 नंबर चैप्टर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में, निवासियों के बारे में, उनके जीवन के बारे में सीखना है। तो इसमें देखिए, अब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे अब कैसे बनेंगे, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ देखेंगे। अब सबसे पहले इसमें बता रहे हैं कि अमेजन बेसिन में जीवन, जो अमेजन बेसिन है, ठीक है, वहाँ पर कैसे जीवन है। अब ये देखो, दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेजन बेसिन ये है। इस मैप को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस चित्र को, ठीक है। ये दक्षिण अमेरिका का चित्र है, मैप है। और यहाँ पर देखिए, ऊपर इधर वेनेजुएला है, इधर कोलंबिया है, इधर गुयाना है, इधर सूरीनाम है, ठीक है, इधर फ्रेंच गुयाना है, इधर इक्वाडोर है, ठीक है, ये पेरू है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ये पराग्वे है, ये बोलीविया है, ये उरुग्वे है, और ये अमेजन बेसिन वाला जंगल है, ठीक है। इस पूरे को एक साथ बोलते हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कई सारे देश हैं, जैसे ये आपको बताया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, ठीक है। इन सबको देख लीजिए, ताकि अगर सीटेट में आ जाए कि अमेजन बेसिन के आसपास के देश अगर पूछ ले, तो आपको पता हो कि इक्वाडोर है उसके बगल में, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, गुयाना है, सूरीनाम है, फ्रेंच गुयाना है, ठीक है। और ये ब्राज़ील है, जिसमें ब्राज़ील में बहुत बड़ा एरिया है अमेजन बेसिन का। इधर ये पेरू है, ये चिली है, ये अर्जेंटीना है, ठीक है, ये पराग्वे है, ये उरुग्वे है,
तो इतनी चीज़ें पता हों। ये इधर प्रशांत महासागर है, इधर अटलांटिक महासागर है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है पहली चीज़ तो दक्षिण अमेरिका के बारे में, ठीक है। अब आइए ऊपर देखते हैं। अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र 8.2 को देखेंगे। यही मानचित्र है 8.2, ठीक है, यही है 8.2 दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन। तो उसको हम लोगों ने देखा। ध्यान से देखें कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा में स्थित हैं। कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित हैं, ठीक है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण। देखो भूमध्य रेखा कहाँ है, अब जिसको ज़रा ध्यान से देखिए ये जीरो वाली लाइन जो है, ये जीरो वाली लाइन ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। जीरो वाली लाइन भूमध्य रेखा है। अब इसके 10 डिग्री ऊपर जाएंगे, मतलब ये देखो 10 डिग्री लिखा हुआ है ना, ये 10 डिग्री ऊपर गए और 10 डिग्री नीचे गए, ठीक है। क्या करें, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो ये जो पार्ट हुआ ना, ये इतना, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया। मतलब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच जितना पार्ट है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश हो गया। तो आपको आई समझ में आ गया होगा कि भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है, ठीक है। 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के बीच, ठीक है। और ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ये 0 डिग्री वाली लाइन, ये 0 डिग्री वाली लाइन जो है भूमध्य रेखा है। अब देखिए आगे, अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है, मतलब जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहीं से बहती है। और ध्यान दें कि ये पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, ठीक है। तो ये पश्चिम में जो है पर्वतों से निकल करके पूर्व में अंध महासागर में गिरती है जाके। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो नदी का मुहाना क्या होता है, इस चीज़ को आप लिख लो कि जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। सीटेट पूछ सकता है कि नदी का मुहाना क्या होता है, ठीक है। नदी का मुहाना, या फिर इसे लाइन दे देंगे, जिस स्थान पर कोई नदी किसी जलराशि से मिलती है उसको क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन होगा मुहाना, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, दे देंगे उसकी उद्गम स्थान। ऐसे करके कुछ 2-3 ऑप्शन जो है बना देंगे, है ना, मतलब 4 ऑप्शन बना देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, मुहाना क्या होता है, इस चीज़ को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मुहाना क्या होता है, ठीक है। तो मुहाना क्या होता है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जलराशि से मिलती है उससे नदी का मुहाना कहते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, मतलब कि बहुत सारी जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अमेजन नदी में मिलती हैं। मतलब कि अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। मतलब कि छोटी छोटी नदियों जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो वो अमेजन बेसिन बन जाएगा। मतलब कि छोटी छोटी नदियाँ जब अमेजन में नदी में मिलती हैं तो वो क्या करती हैं, पूरे अमेजन बेसिन को बनाती हैं। मतलब ये पूरा जो एरिया है ये अमेजन बेसिन है। ये देखो छोटी छोटी नदियाँ हैं ना जो मिल रही हैं, जा के देखो, एक की जा रही, एक की जा रही, एक की जा रही, मेन नदी ये है, सब में जा के इसे मिल रही हैं। तो इस तरह जो है वो क्या बनाती हैं, बेसिन बनाती हैं। आगे देखिए, ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों को, पेरू के कुछ भागों को, बोलीविया के, इक्वाडोर के, कोलंबिया के, वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित करती है। अब देखिए इतने देशों के नाम याद होने चाहिए आपको कि पेरू है, इधर बोलीविया है, इक्वाडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप इस बेसिन में स्थित उन सभी देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा जहाँ से गुजरती है उसके आप जो है नाम कमेंट में लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी भूमध्य रेखाएं, सॉरी कौन कौन से देश हैं जो भूमध्य रेखा से, मतलब कि जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। कौन कौन से देश हैं, देशों के नाम बताने हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब आ सकता है ना। कौन कौन से देश हैं जो जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है। जिसे नहीं पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, उनके नाम कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया जाता है। तो वैसे ही ये भी है कि जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। ये गूगल करिएगा आप और बताइए कौन कौन से देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सहायक नदियों के बारे में बताया। सहायक नदियाँ, यह छोटी नदी, एक सेकेंड, यह छोटी नदियाँ होती हैं जिनसे मुख्य नदियाँ मिलती हैं। मतलब सहायक नदी क्या होती है, एक बड़ी नदी होती है, एक बड़ी नदी होती है, बगल से आके लेफ़्ट या राइट से कोई दूसरी नदियाँ आके उन्हें मिल जाती हैं। तो ये सब जो हैं जो बगल से मिली हैं वो सहायक नदियाँ होती हैं।
मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो बेसिन और जल संग्रहण क्षेत्र एक ही होता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अमेजन बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अगर नदी बेसिन पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो वो अमेजन बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन। ध्यान दीजिए, नदी बेसिन की बात कर रहे हैं, नदी बेसिन, तो वो अमेजन बेसिन है। ठीक है, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग शायद करने में समर्थ होंगे कि क्या क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन तो मैंने ही बताया कि ये आपको कमेंट में लिखना है कि कौन कौन से देश से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक है, और ये आपको पता चलेगा कि सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें कुछ पुराना फैक्ट दिया हुआ है। कह रहे हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच मतलब हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। मतलब कि अमेजन नाम कैसे पड़ा वो बता रहे हैं कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, जलवायु के बारे में, मतलब अमेजन बेसिन के बारे में। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु होती है। अगर पूछा जाए, क्वेश्चन आ जाए कि अमेजन बेसिन में किस तरह की जलवायु है, तो गर्म और नम जलवायु। ये लिख लो कि अमेजन बेसिन में कैसी जलवायु है, गर्म और नम जलवायु। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है। मतलब कि जो मौसम है यहाँ पे, दिन हो या रात, दोनों समय में लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है। जरा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। मतलब इसे क्वेश्चन बना के दे सकता है सीटेट कि एक ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु गर्म और नम है, मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है, और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। ये कौन सी जगह हो सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कि अमेजन बेसिन वाला दक्षिण अमेरिका के पार्ट दे देगा, या फिर दे देगा कि कनाडा का पार्ट है, या फिर अलास्का दे देगा, है ना, या फिर कोई ऑस्ट्रेलिया का पार्ट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर है। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। ठीक है, तो अमेजन इतना पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ की बात कर रहा है। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह की जलवायु होगी तो वहीं पर इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह बिना किसी पूर्व चेतावनी के। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि बादल बनेंगे, अचानक बारिश हो जाती है। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। मतलब दिन का जो टेम्परेचर होता है उच्च होता है और आर्द्रता जो होती है वो बहुत ज़्यादा उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी बनी रहती है। मतलब, और जब रात होती है तो टेम्परेचर तो कम हो जाता है लेकिन जो आर्द्रता है, ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा लेकिन आर्द्रता ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। आर्द्रता में कोई कमी नहीं आती। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ का जलवायु कैसी है। ठीक है, आगे देखिए, वर्षा वन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना, इन प्रदेशों में अतिरिक्त वर्षा वन, या जैसे अमेजन के बारे में, अमेजन के जंगल ही वर्षा वन है। मतलब कि वहाँ पर क्या होता है, साल भर तो बारिश ही होती है, तो वहाँ पर हमेशा बारिश होती है, सदाबहार वन के होते हैं, इसी को वर्षा वन बोलते हैं। कल मैंने पढ़ा था वनों के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखिए। वहाँ पर जितने भी टाइप के वन हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। वर्षा वन का हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए वर्षा वन के बारे में क्या होता है। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि बहुत घने वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बनी होती है। मतलब इतने ज़्यादा घने वन होते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं इतनी ढक लेती हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँच नहीं पाता, बहुत घनी चादर बन जाती है। तो मतलब अगर सूर्य का प्रकाश है तो वो ज़मीन पर नहीं पहुँच पाता, मतलब अंदर हल्का अंधेरा टाइप का रहता है। दिन में भी इस तरह की स्थिति होती है, जिस कारण सूर्य का प्रकाश धरातल पर नहीं पहुंच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं है, इसलिए यहाँ प्रकाश रहित रहता है, और जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती तो पानी का वाष्पीकरण होता नहीं, इसलिए वहाँ पर हमेशा नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति बन सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। मतलब कि ऐसे ही पौधे पैदा हो सकते हैं जिनमें जो छाया में बढ़ सकें। अगर कोई ऐसा पौधा है जो
जिसको छाया मतलब कि उसके लिए अनुकूल है तब तो वो बढ़ेगा, लेकिन कोई ऐसा पौधा है जो छाया में नहीं रहता तो वो बिल्कुल वहाँ उगने ही वाले नहीं है। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नामनी है, आर्किड और ब्रोमिलाइड। ठीक है, आर्किड और ब्रोमिलाइड। अब इसको आप नोट्स में लिख लो। और कहाँ पाए जाते हैं? अमेज़न के जंगलों में। ठीक है, आर्किड और ब्रोमिलाइड कहाँ पाए जाते हैं? अमेज़न के जंगलों में। इसको लिख लो, कहीं भी आ सकता है। देखो, ब्रोमिलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है वह जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि क्या ब्रोमिलाइड क्या है। ब्रोमिलाइड जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। अब जैसे सीटेट में दे दे कि एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेटों में अंडे देने का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन बना दे, है ना, सीटेट। और फिर पूछे कौन से पौधे की बात कर रहे हैं, ब्रोमिलाइड का, आर्किड का, है ना, दो पौधे और दे देंगे कोई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए एकदम। मतलब इसमें तो प्रश्न चिन्ह लगाना ही नहीं है कि यार इसको लिखना है कि नहीं लिखना, लिख लो। देखो आगे, वर्षा में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। मतलब प्राणी जो छोटे मोटे जानवर हैं और पशु पक्षी बहुत होते हैं। जैसे टकून, ये टकून है, शक्ल देखो इसके टकून की। टकून गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। मतलब कि अमेज़न के जो पक्षी हैं वो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं। यहाँ पाए जाते हैं जैसे बंदर हो गया, स्लॉथ हो गया। देखो स्लॉथ के बारे में सीटेट पूछता है। ठीक है, तो अब यहाँ स्लॉथ दिया है तो इसको आप एक बार गूगल कर लो। ठीक है, गूगल कर लो और जितनी चीज़ें मिले स्लॉथ के बारे में, बहुत मतलब पेज भर के नहीं लिखना, मतलब कि 4-5 पॉइंट तो स्लॉथ के बारे में लिख लो। ठीक है, अब चींटी खाने वाला टैपीर, इसके बारे में लिख लो। क्या पता स्लॉथ पूछ पूछ के सीटेट थक गया हो तो इस बार टैपीर के बारे में पूछ ले, है ना। स्लॉथ कई साल, 2 साल से तो आ ही रहा स्लॉथ लगभग। सांप सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां इन वनों में पाई जाती हैं। मगर हो गया, सांप हो गया, अजगर हो गया, एनाकोंडा, बोआ। अब देखो सब ये देखो ये सामान्य है, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, अजगर, ये सामान्य चीज़ें हैं। एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। अब ये देखो एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? एनाकोंडा पाया जाता है अमेज़न के जंगल में। ये बोआ है, इसको एक बार गूगल करो। ठीक है, क्या होता है बोआ, इसको इसके बारे में 2-4 लाइन लिख लो। ठीक है, अब देखो ये है टैपीर, ये क्या करता है? चींटी खाता है। चींटी खाता है ये। आगे देखिए, एनाकोंडा बोआ के बारे में आपको पढ़ना है, ये चीज़ गूगल कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त हज़ारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। ठीक है, हज़ारों कीड़े मकोड़े इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य, देखो एक मछली के बारे में दिया हुआ है कि ये मछली है पिरान्या मत्स्य, एक मछली है जो मांस खाती है। ठीक है, मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य। अब पूछ लें कि पिरान्या मत्स्य समेत विभिन्न प्रकार के अमेज़न में नदी में ये किस नदी में ये मिलेगी, मतलब कि पिरान्या मत्स्य किस नदी में मिलेगी। तो वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा अमेज़न नदी। तो आप आराम से यहाँ से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो कि पिरान्या मत्स्य कहाँ पाई जाती है? अमेज़न नदी में। ठीक है, इस प्रकार के जीवों की विविधता की दृष्टि से बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। मतलब समृद्ध है कैसे? जैव विविधता के माध्यम में। अगर जैव विविधता के बारे में बात करी जाए तो अमेज़न बेसिन बहुत समृद्ध है। वहाँ पर बहुत प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे, मछलियाँ, इस तरह के जैसे एनाकोंडा, बोआ, स्लॉथ, बंदर, चींटी, सांप, अजगर, सब पाए जाते हैं। और यहाँ बताया गया कि कुछ टीवी चैनल हैं जो वन्यजीवों पर व्यक्ति चित्र प्रसारित करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह है ना, वो चीज़ें देखनी चाहिए आपको। मतलब खाली टाइम में अगर कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा तो कोई डॉक्यूमेंट्री देखिए। ठीक है, तो उससे कुछ ना कुछ कभी कभार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हमेशा पढ़ने से ही क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं, कभी कभार इस तरह की चीज़ें करा करिए। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग देखिए वर्षावन के निवासी जो हैं, अभी देखो जानवरों के बारे में पढ़ा हमने, पक्षियों के बारे में पढ़ा, मछलियों के बारे में पढ़ा। अब कह रहे हैं कि निवासियों के बारे में क्या है। यहाँ के लोग छोटे छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काट कर, है ना, अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। मतलब छोटा क्षेत्र एरिया काट देते हैं, वहाँ पर पेड़ काट के अपने लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के जो पुरुष होते हैं शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। देखो अब ये देखो अनानास और शकरकंद तो सुनी होगी। ठीक है, ये एक शब्द है, एक जो है फसल है टेपियोका। तो अब टेपियोका कहाँ है?
टेपियोका ये अमेज़न के जो हैं वर्षा वन के निवासी हैं वो लोग बोते हैं, है ना। अनाज है ये, मतलब कि एक तरह से खाने वाली चीज़ होगी कोई। अब देखिए आगे, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। कर्तन एवं दहन पद्धति, मतलब क्या होता है कर्तन एवं दहन, मतलब कि एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कर्तन एवं दहन, मतलब कि पहले क्या करते हैं ये लोग, एक भूमि को साफ़ करते हैं, ठीक है। किसान जो है वृक्षों तथा झाड़ियों को काट कर भूमि को साफ़ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। साफ़ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। फिर क्या करते हैं, ज़मीन के इस टुकड़े को बार बार प्रयोग करने से पोषण तत्वों में अभाव हो जाता है, तो इस जगह को छोड़कर जो है इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मतलब देखो कहने मतलब ये एक एरिया लेते हैं, उसके जंगलों को, मतलब जो पेड़ पौधों को काट देते हैं, फिर उसको वहीं पे जला देते हैं, ठीक है। उसकी जो राख होती है वो खाद का काम करती है। फिर वहीं पर कुछ सालों तक खेती करते हैं, तो यहाँ की मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है, तो इस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर यहाँ पे वही काम करते हैं, पेड़ काटते हैं, जलाते हैं और फिर उसमें उगाते हैं, 3-4 साल अपना खेती करते हैं, फिर यहाँ की उर्वरता कम हो जाती है, फिर वापस इसी जगह लौट आते हैं, तब तक यहाँ की मिट्टी की उर्वरता फिर से बन जाती है। तो वही होता है, ठीक है, कर्तन एवं दहन, मतलब काटते हैं, जलाते हैं और कुछ साल तक वहाँ पे बोते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के नई जगह यही काम करते हैं, फिर वहाँ वो काम करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उस जगह। तो इस तरह क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसको कर्तन और दहन पद्धति बोलते हैं, मतलब ये काटते हैं और यहाँ पर जला के इस तरह करते हैं खेती। आगे देखिए, कर्तन एवं दहन पद्धति का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार जो है वो मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, ठीक है। इनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है, ठीक है। इनका मुख्य आहार क्या है, मेनियोक है, जिसे कसावा कहते हैं। ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी अंडकोश भी खाते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी खाते हैं, चींटियों की रानी अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का, कोको जैसी नकदी फसल यहाँ उगाई जाती हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 3 फसलें दी गई हैं, कॉफ़ी, मक्का और कोको। और कैसी फसल है, ये नगदी फसल है। तो ऐसे लिखो नगदी फसल और सामने इन तीनों का नाम लिख लो, ठीक है। कभी सीटेट में आ जाए कि निम्न में से नगदी फसल कौन सी है या कौन सी नहीं है, तो 3 तो पता ही होनी चाहिए, कॉफ़ी, मक्का और कोको, ये नगदी फसल है, ठीक है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग जो है मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत जो है तीव्र ढाल वाली होती है, ठीक है। तो अगर सीटेट में आ जाए कि मलोका क्या है, ठीक है, मलोका क्या है ना, ऐसे लिख के आ जाए कि मलोका निम्न में से किससे संबंधित है। तो मलोका क्या है, अपार्टमेंट जैसे घर होते हैं जिनकी छत तीव्र ढाल वाली होती है, ठीक। आगे देखिए, अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों, हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप यहाँ के मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तौर तरीकों से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वनों का बड़ा भाग लुप्त हो जाता है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि देखिए ये से वनों का क्रमिक विनाश बताया गया है। जैसे पहले घना जंगल था, ठीक है, फिर थोड़ा सा काटा गया उसको, वहाँ पर खेती करी गई, ठीक है, फिर वहाँ पर खेती करी गई, फिर थोड़ा सा जो बचा कुचा था वो भी काट दिया गया। इस तरह क्या होगा, जंगल बहुत कम बचे हैं, बाकी एरिया में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं डेवलपमेंट की वजह से, मतलब कि इस तरह की जो जंगल हैं उनका विनाश हो रहा है। बताया गया ना, वनों का क्रमिक विनाश।